ओके, तो जब ACLS के रिवर्सिबल कॉजेज में हम हाइपोवॉलीमिया डिस्कस कर रहे थे, उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैंने हाइपोक्सिया, जो कि रिवर्सिबल कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट होता है, उसके बारे में मैं डिटेल आपको बता रहा था। तो उसमें मैंने दो चीज़ें आपको बताई। पहली चीज़ तो ये थी, जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट है, मैं एक बार ग्राफ को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा और जो मुझे आज पढ़ाना है उसी के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सपोर्ट आपको देना है किसी भी क्लाइंट को, तो आप मोटे मोटे तौर पर दो तरीके से दे सकते हो। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला जो है वो है ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। मेरी शक्ल नहीं दिखे तो बिल्कुल मत घबराना, मैं यही हूँ। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, या जिसको हम ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन कह रहे हैं, इसके बारे में हमने डिटेल बात करी है। ये कलर मुझे मालूम है ये धुंधला दिख रहा है, मगर क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं और ये आपकी याददाश्त में भी ऐसे धुंधला हो गया है, इसलिए जानबूझकर मैंने धुंधला किया है। इस पर जब आप जोर दोगे तभी आपको दिखेगा। उसी तरह से जब आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे तभी इसको याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे कि जो पढ़ा था, जो याद किया था, वो क्या था। आगे बात समझ में? तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने केवल और केवल ऑक्सीजन की कुछ मात्रा बढ़ा दी है उस पेशेंट के चारों तरफ, मगर वो सांस अपने आप ही ले रहा है। ही इज ब्रीदिंग हिमसेल्फ। कोई असिस्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। मरीज खुद से जितनी सांस ले रहा है, जितना मिनट वेंटिलेशन वो जनरेट कर रहा है, जितना टाइडल वॉल्यूम, जितनी रेस्पिरेट उसकी है, वही उसकी बनी हुई है। आपने उसमें कोई मदद नहीं की है। पर जो टाइडल वॉल्यूम वो ले रहा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आपने बढ़ा दी है, जिसको हमने बोला था FiO2। आपने यहां पर केवल और केवल FiO2 बढ़ाया है। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन का मतलब इंक्रीज FiO2। किसकी मदद से? ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस की मदद से। तो ऐसी डिवाइसेस कौन कौन सी है जो सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रही है, वेंटिलेशन में कोई मदद नहीं कर रही? नेजल प्रोंग, ऑक्सीजन मास्क या सिंपल मास्क जिसको बोलते हैं, सिंपल फेस मास्क भी बोल सकते हो। उसके बाद वेंचुरी मास्क, ये सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाएगा, वेंटिलेशन में, पेशेंट के रेस्पिरेशन में कोई मदद नहीं करेगा। फिर आए थे मास्क विद रिजर्वोयर बैग, ऐसे मास्क जिनमें बैग लगा हुआ है रिजर्वोयर वाला। सब मैं आपको दिखा चुका हूं लाइव वीडियो में, पिछले वाले में, इसलिए सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। वो पार्शियल रीब्रीदिंग हो सकते हैं और नॉन रीब्रीदिंग हो सकते हैं। मैक्सिमम जो ऑक्सीजन डिलीवरी कर रहा था 98% वो था नॉन रीब्रीदिंग। ये थोड़ा सा कट रहा है नीचे, लेकिन बोल दिया मैंने 98%। नेजल ब्रोंग से 5 लीटर तक, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सॉरी, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मुझे लगता है दोबारा से एक बार बता दो बच्चों को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बट मैंने सब कुछ बताया हुआ, कोई पॉइंट छूटा नहीं, ठीक है। सो वी हैव डन विद दिस। ये क्या करता है? केवल और केवल ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन कर रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहा है, FiO2 को बढ़ा रहा है, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करता, ठीक है। वी हैव डन, है ना, ये हमने पढ़ लिया था। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी, मतलब एलर्जी हुई है 2 दिन से, पता नहीं किस वजह से, तो हो जाएगी ठीक, मतलब ऐसा कोई फीवर वीवर नहीं है। अब आते हैं ऐसी डिवाइसेस पर जो वेंटिलेशन में असिस्ट करेंगे। वेंटिलेशन में जब भी वेंटिलेशन बोलूं, कभी भी आपको कोई भी वेंटिलेशन बोले, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, एक फॉर्मूला, मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। अगर आपने लास्ट क्लास ली है तो आपको मालूम होगा कि मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले से रिजेंबल करता है? CVS के कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं पहले बता चुका हूं इसलिए लिखूंगा नहीं, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, है ना। वेंटिलेशन जो होता है, असिस्ट जब करते हो, वो सिर्फ तब करते हो जब आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हो किसी को भी। ये जो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस थी, ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन ही है मरीज को। हम जो नेचुरली वेंटिलेशन जो हमारा है, रेस्पिरेशन जो हमारा है, वो कैसा है? नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव होता है, हम एयर को सक कर लेते हैं, लेकिन उसमें आपने पेशेंट को कोई हेल्प नहीं की। मगर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप पेशेंट को वेंटिलेशन में असिस्ट कर रहे हो, तब आप पेशेंट को रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, उसको असिस्ट कर रहे हो, राइट। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मतलब आपने
रेस्पिरेशन में असिस्ट करना शुरू कर दिया है, वेंटिलेशन में पेशेंट को हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। अब वो कैसे कैसे हो सकता है, मैनुअली हो सकता है और मैकेनिकली हो सकता है। मैकेनिकली का मतलब मशीन से, मैनुअली मतलब हाथ से। हाथ से मतलब पेशेंट को सॉरी जो करने वाला है ना, सपोर्ट करने वाला, उसको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको ताकत खर्च करनी पड़ेगी, उसको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो माउथ टू माउथ जो बीएलएस में जो सीपीआर के दौरान देते हैं, बैग मास्क सीपीआर के दौरान दे सकते हैं। अगर मास्क है सिंपल, ये वाला मास्क भी अगर है या कोई दूसरा मास्क है, तो माउथ टू माउथ की जगह मास्क लगाया आपने और मास्क में फूंक देना शुरू कर दिया, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। या फिर बेन सर्किट मैंने दिखाने का वादा किया था, फिर भूल गया, आई एम सॉरी, पक्का दिखा दूंगा, है ना, या तो वीडियो में दिखा दूंगा नहीं तो लाइव, वो रखा हुआ भी है लेकिन अब ये याद उसी टाइम आता है। अम्बू बैग मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया था, अम्बू बैग दिखाया था, पढ़ाया था, तब मैंने बेंच के बारे में बता दिया था, बस एक पाइप अलग से जुड़ जाता है, बाकी यही है, अम्बू जैसा ही होता है, ठीक है ना। ये सब क्या थे, मैनुअल, जिनके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अम्बू के बारे में सब कुछ हमने डिटेल डिस्कस कर लिया, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है, सो ये भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम मुद्दे की बात पर आ गए हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अपन वेंटिलेशन के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो क्लास अब शुरू हो रही है। पिछला हमने रिकॉल कर लिया। मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब होता है मशीन की मदद से वेंटिलेट करना। ये मैकेनिकल वेंटिलेशन हमेशा हमेशा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ही होता है। मैंने ऊपर लिख दिया है, पीपीवी का मतलब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का ही एक टाइप है मैनुअल और एक मैकेनिकल। तो अब हम मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि जिसको हम रोजमर्रा में या बाय डिफॉल्ट वेंटिलेटर जिसको हम बोलते हैं ना, कि सब मरीज वेंटिलेटर पर आएगा, सबने सुना है। अब तो कोविड ने घर घर में आईसीयू के बारे में पहचान बना दी है। क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी को एक नई आइडेंटिटी मिली है, रिकॉग्निशन मिली है इस कोविड की वजह से, क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक था, हाहाकार मचा था दुनिया में, लोग टीवी में न्यूज में सिर्फ यही देखते थे। तब आईसीयू में भर्ती हो गया, वेंटिलेटर पर चला गया तो बचना मुश्किल हो गया। ये बहुत सिक होता है तो वेंटिलेटर पर चला जाता है, फिर कुछ बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते हैं। तो एवरीबडी इज अवेयर नाउ, चाहे वो लेमैन है, चाहे वो मजदूर ही है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, चाहे वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हर कोई अब ये जान गया कि सब क्रिटिकल केयर क्या होती है, आईसीयू क्या होती है, वेंटिलेटर क्या होता है। तो जो वेंटिलेटर हम बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट, या जो नॉर्मली जो वेंटिलेटर जिसका नाम दिया जाता है, वो मैकेनिकल वेंटिलेशन में इनवेसिव वेंटिलेटर वाली बात की जाती है। इनवेसिव वेंटिलेशन जो होता है ना, उसको हम नॉर्मली वेंटिलेटर बोलते हैं। ये सिर्फ एक लेमैन की भाषा में ये पॉपुलर हो चुका है, ये इस नाम से ही अब जाना। वेंटिलेटर बोले तो इनवेसिव वेंटिलेटर, सिंपल। जैसे आपको कुछ भी नहीं बोला जा रहा है तो आप मान के चलते हो कि एडल्ट की बात हो रही है। भाई बच्चे के लिए अगर पूछेगा तो स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि सब इतने साल का है, या इस पीडियाट्रिक एज का है, या किसी चाइल्ड की बात है, या इन्फेंट की बात है, तो वो लिख के बताता है एग्जामिनर। अगर कुछ नहीं बोल रहा है मतलब वो एडल्ट की बात कर रहा है। उसी तरह से कुछ नहीं बोला गया है और वेंटिलेटर की बात कर रहा है, तो आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो इनवेसिव वेंटिलेशन की बात कर रहा है। अभी हम डिटेल में जाने वाले हैं, लेकिन आपको मीनिंग पता चल गया। बाय डिफॉल्ट वेंटिलेटर मतलब इनवेसिव वेंटिलेशन, क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेशन दो तरह से, बाय एनआईवी और बाय इनवेसिव वेंटिलेशन। दोनों ही मैकेनिकल है, मतलब दोनों में ही मशीन इस्तेमाल होती है। मैकेनिकल का मतलब मशीन से जो काम करते हैं, और मशीन अलग अलग है दोनों। कौन कौन सी, एक एनआईवी की है और एक इनवेसिव वेंटिलेशन की, या जो वेंटिलेटर होता है, ठीक है। अब देखो, एनआईवी को हमने फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, सी पैप और बाईपैप। और इनवेसिव के अलग अलग मोड्स होते हैं, कुछ मोड मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हर एक बात आपको बताई जाएगी। सर आपको कैसे पता एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या आपकी कोई एग्जामिनर से सेटिंग है, या क्या ऐसा? हम क्यों मान लें कि आपको पता है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? क्योंकि बेटा, मैं जहां खड़ा हूं, इस पोडियम की बात नहीं कर रहा, मैं जहां काम करता हूं, जिस लेवल पर, जिस जगह पर, उसका लेवल एग्जैक्टली वही है जो कि एम्स इंस्टीट्यूट का होता है। वही टर्शरी सेंटर, रेफरल यूनिट, वही सारी फैसिलिटीज, वही सारे प्रोसीजर, वही सब इंस्ट्रूमेंट्स, वही सब डिवाइसेस,
वो सब जो आपके एग्जामिनर के दिमाग में होती हैं पेपर सेट करते वक्त, वही सब चीजें मेरे दिमाग में 24 घंटे दिन रात चलती हैं। यही एक वजह है कि मेडिकल का होते हुए भी, एक डॉक्टर होते हुए भी, मैंने नर्सिंग के बच्चों को पढ़ाने का डिसीजन लिया। बहुत बच्चे बच्चे तो नहीं करते, बच्चों को तो खुशी होती है यार, बढ़िया इतना एक्सपर्ट आदमी अगर मिल रहा है तो अच्छा है ना यार, मजा आ गया। लेकिन जो कॉम्पिटिटर या दूसरी कोचिंग्स वाले थे, उन्होंने बहुत नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की थी कि इनको तो सिलेबस नहीं पता होगा, इनको क्या पता कि नर्सिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनको क्या पता नर्सिंग का सिलेबस क्या होता है, इन्होंने तो नर्सिंग की ही नहीं है। मैंने नर्सिंग नहीं की है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन काम मैंने सबसे ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ के साथ ही किया है, बिकॉज हॉस्पिटल में नर्सेज और डॉक्टर्स यही लोग हैं जो पूरे अस्पताल को चलाते हैं। एंड बैकबोन्स जिसको बोलते हैं, दे आर नर्सेज, क्योंकि हार्ड वर्क उनका ज्यादा है, फिजिकल वर्क उनका बहुत ज्यादा है, मेंटल वर्क अनडाउटेडली डॉक्टर्स का ज्यादा होता है। इस चीज को शायद आप एज ए नर्सिंग स्टाफ रियलाइज नहीं कर पाता, क्या है यार बस वो लिख के चले गए, नोट्स डाल गए, बट इट इज नॉट एन ईजी। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डॉक्टर की ज्यादा है। जब कभी भी इमरजेंसी रूम में देखा होगा ना, गड़बड़ होती है तो पहले कुटता डॉक्टर ही है, ये आपने देखा होगा। स्टाफ लपेटे में आता है साथ में, क्योंकि काम साथ में कर रहे हैं तो वो दोनों पिट जाते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ पहला अटैक जो होता है वो डॉक्टर के ऊपर होता है, बिकॉज उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा है, डिसीजन उसको लेने होते हैं, है ना, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना ये नर्सिंग स्टाफ का काम है। तो काम मैंने सबसे ज्यादा वहां किया है, जिस लेवल का एग्जाम बनाया जा रहा है उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। सीएचओ के लेवल के लिए इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सीएचओ के लिए अगर आप सपना देखते हो तो मेरी ये वाली क्लास तो बिल्कुल मत लो, उसके लिए मेरी कम्युनिटी की क्लास ले लेना। कम्युनिटी में भी आपको वो आनंद जो आएगा ना, वो शायद आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। हालांकि टाइमिंग की कमी के चलते, टाइम नहीं होने की वजह से पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन स्पेशल क्लासेस में मैंने पढ़ाई है। शुरुआत में मैंने रेगुलर बैच में भी पढ़ाई है। तो उन बच्चों को जब दोबारा मौका मिला किसी और से पढ़ने का, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर प्लीज, आप जो पढ़ाते थे वो मजा नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने उनको पढ़ा दिया। लेकिन जैसा एग्जाम वैसी तैयारी, सिंपल भाई, जैसा दुश्मन है वैसा ही हमला है, जैसा सामने वाला अटैक करेगा वैसा ही डिफेंस हमारा होना चाहिए। सबको एक, कहते हैं ना, सबको एक ही लाठी से हाँकना पॉसिबल नहीं होता है ना, जैसी जरूरत वैसी तैयारी। मैकेनिकल वेंटिलेशन में एनआईवी का मतलब नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। जो बच्चे बिल्कुल जीएनएम करके आए, जिनको कुछ नहीं पता, मैं चाहता हूँ उनको मैं एक स्टैंडर्ड मान करके तैयारी करा रहा हूँ, ताकि वो अगर उस लेवल पर पहुंच गए तो जिनको थोड़ा बहुत पहले से मालूम है उनके लिए तो और भी ज़्यादा आसान होगा। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन का एक टाइप है, शॉर्ट में इसको एनआईवी कहते हैं। इन्वेजिव वेंटिलेशन, जो नॉर्मल वेंटिलेटर जिसको हम बोलते हैं, दुनिया जिसको वेंटिलेटर जान के नाम से जानती है, वो इन्वेजिव वेंटिलेशन है। उसके अलग अलग मोड्स होते हैं। तो ये अपन इन्वेजिव वेंटिलेशन अलग क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो इतनी जल्दी इतनी एक क्लास में सब कुछ पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, और हमें समझते हुए भी जाना है, और हर एक क्वेश्चन कवर हो जाना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज छूटे नहीं जो आपसे पूछी जा सकती है। एक्स्ट्रा पता चल जाए कोई बुराई नहीं, थोड़ी बहुत मैं एक्स्ट्रा दूंगा जानकारियां, क्योंकि अगर मैं 100% पढ़ाऊंगा तो आपको 70% ही याद रहेगा। तो वो एक्स्ट्रा वाली अगर भूल भी जाओगे ना, तो कॉमन कॉमन को मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे। देखो, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन एक मैकेनिकल वेंटिलेशन का तरीका है, जिसको हम नॉन इन्वेजिव बोलते क्यों है, सवाल शुरू होगा यहां से। नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या और इन्वेजिव का मतलब क्या, पहला डिफरेंस ये जान लो। आज की क्लास में मैं जितनी देर पढ़ाऊंगा उसमें मैक्सिमम टाइम एक्सप्लेनेशन का होगा, बिकॉज ये चीज समझने में ही मुश्किल है। बस भाई ये एक मशीन की तरह है, आप यूं समझो कि आप नया कोई कैमरा, ये स्मार्टफोन लेकर के आते हो अपने लिए, है ना, या आपने कोई नया प्रोजेक्टर लिया, प्रिंटर ले लिया घर पे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, व्हाट एवर, जो भी नई डिवाइस अगर कोई लेते हो, तो शुरू में उसको समझने में बड़ा अजीब और अटपटा, यार क्या है, अब क्या फंक्शन होगा, सेटिंग में जाना है क्या, ये डिस्प्ले वाली कहाँ पर मिलेगी, या फिर इसकी आवाज़ कम क्यों नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा फंक्शन होगा तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा कि यार पता नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसके साथ में फेमिलियर होते जाओगे ना, एक एक फंक्शन जैसे जैसे आपको समझ में आता चला जाएगा, आपके लिए वो बच्चों का खेल। अब ऐसा थोड़ी मोबाइल से हर बार डर लगता है। मैंने जब
एंड्रॉयड से एप्पल पर स्विच किया, मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास एप्पल है, बट एग्जांपल के लिए कि जब आप टेक्नोलॉजी को बदलते हो ना, तो आपको बड़ा मतलब एक ढलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, उस चीज़ को समझना पड़ता है, उसके लिए यूज टू होना पड़ता है। तो एक बार अगर आप इसको समझ लोगे ना, उसके बाद में ये बिल्कुल भी नहीं डराएगा, इससे कभी आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ भी पूछ ले आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दोगे। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ठीक से समझ लिया ना, तो एग्जामिनर जितना पूछ सकता है ना, उससे ज्यादा आप पता होगा, गारंटी है इस बात, क्योंकि आप एक्सपर्ट से पढ़ रहे हो। मेरा यही काम है, मैं इसी चीज का एक्सपर्ट हूँ, एनेस्थेटिस्ट हूँ, क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ, तो मेरे लिए ये दिन रात का काम है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। इसको अच्छे से पढ़ाने का रीजन दूसरा है, रीजन है इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। भाई मैंने तो इतना पढ़ा है कि मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, और मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वैसे भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल, मेडिकल, सर्जिकल, एना, फिजियो और फार्मा। माइक्रो भी टाइम मिलता है तो मैं कराता हूँ, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें बताने का मौका मिल जाता है। मगर ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल मैं पिछले बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, और हर बार इनके सवालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो अब आपको इससे बचना नहीं है, इसको फेस करना है। देखो, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन को नॉन इन्वेजिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है। अब सर ये क्या बात हुई, नॉन इन्वेजिव है ये तो हमें पता ही है, लेकिन नॉन इन्वेजिव क्यों? आपको बस इन्वेजिव का मतलब अगर पता चल गया तो आप बता दोगे नॉन का मतलब नहीं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, है ना। नॉन का मतलब इंडियन, नॉन इंडियन, कहीं पर भी नॉन का मतलब उसका उल्टा। तो नॉन इन्वेजिव का मतलब जो इन्वेजिव नहीं है। तो इन्वेजिव क्या होता है? जो ट्रेकिया को इन्वेड कर दे, इन्वेड कर दे। और आसान तरीका बताता हूं सर, ये इन्वेड तो अंग्रेजी का शब्द है। जब हमारे बॉर्डर पर दुश्मन देश के लोग चोरी छुपे या मतलब धोखे से घुस जाते हैं, या कभी कोई फौज कोई छोटा मोटा अपने बॉर्डर में घुसने की कोशिश करे, तो बोलते हैं कि साहब इन्वेजन की कोशिश की थी, चाइना ने इन्वेड किया हमारी टेरिटरी में, हमारी जो बॉर्डर है उसके अंदर इन्वेजन की कोशिश की चाइना वालों ने। इसका मतलब उन्होंने हमारे सीमा क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। तो इन्वेजन का मतलब दुश्मन के जो एरिया है, दुश्मन के क्षेत्र में, दुश्मन टेरिटरी में जाकर के घुसना इज इन्वेजन। अच्छा, इन्वेजिव मेथड नहीं जानते क्या? इन्वेजिव टेक्निक है, निडल अगर प्रिक करनी पड़ रही है तो इन्वेजिव है, कोई प्रिक नहीं करना पड़ रहा, नॉन इन्वेजिव। मेडिकल में ही इतना सुना है, बहुत ही बेसिक है। इन्वेजिव का मतलब कि अंदर घुसना, सिंपल। तो इन्वेजिव का मतलब अंदर घुसना, चाहे वो निडल का हो, चाहे वो इंसीजन लगाना हो। ऑपरेशन कैसा है? इन्वेजिव प्रोसीजर है। ट्रेकियोस्टोमी इन्वेजिव है क्योंकि कटता है, पिटता है, अंदर घुसता है। तो इन्वेजन का मतलब होता है जिसमें हम एंटर करते हैं। तो ट्रेकिया को इन्वेड करना मतलब ट्रेकिया के अंदर घुसना। ट्रेकिया के अंदर अगर घुस करके आप वेंटिलेट करोगे तो उसको बोलोगे इनवेसिव वेंटिलेशन, जो मैंने अभी मिटा दिया, इनवेसिव। तो नॉन इनवेसिव का मतलब जिसमें ट्रेकिया को इन्वेड नहीं करते हैं। तो ट्रेकिया को इन्वेड करते हैं वो तो इन्वेसिव, और नॉन इन्वेसिव का मतलब ट्रेकिया को इन्वेड नहीं करते हैं, बस। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का वो तरीका है जिसमें बिना ट्रेकिया के अंदर जाए, अंदर घुसे, अंदर घुसने का मतलब आदमी नहीं घुसता है, ट्यूब घुसती है। तो बिना ट्रेकिया के अंदर कोई ट्यूब डाले अगर हम मरीज को वेंटिलेट कर रहे हैं मैकेनिकली, यानी कि मशीन की मदद से, तो उस वेंटिलेशन को हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन बोलते हैं। खत्म, इतना सिंपल है। दिमाग में एक बार एक तस्वीर बिठा लो, तस्वीर बिठाना आसान है, नाम से पता चल रहा है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का मतलब जिसमें ट्रेकिया इन्वेट नहीं होगी, वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन होता है। ऐसा एक मशीन के माध्यम से करते हैं, उस मशीन को हम NIV मशीन बोलते हैं, और वो मशीन एक पाइप के थ्रू मास्क से जुड़ी होती है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे 3-4 वीडियोस हैं जिसमें नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव दोनों वेंटिलेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइव, मतलब
साथ में वीडियो चलता रहेगा और मेरी रनिंग कमेंट्री चलती होगी। बच्चों, लर्निंग इज अ फन व्हेन इट इज डन बाय एन एक्सपर्ट। अगर आप एक्सपर्ट से पढ़ते हो ना तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाती हैं। किताबों से मैं कह रहा हूँ, अगर 2 साल सिर्फ इस वेंटिलेशन को पढ़ोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने भी बहुत साल लगा दिए तब जा करके इतना इजी तरीके से मैं आपको बता पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी क्लास से पहले पढ़ा फटाफट से, या मैंने वो पॉइंट याद करे और मैं ये मेरे आप समझ लो डीएनए, आरबीसी, माइटोकॉन्ड्रिया, रग रग में जिसको बोलते हैं ना, हर एक आरबीसी के अंदर है, बिकॉज मेरा काम है, ठीक है ना। तो नॉन इन्वेसिव का मतलब क्लियर है। अब नॉन इन्वेसिव को हम दो तरीके से दे सकते हैं। दो तरीके से क्या मतलब, मोड्स या मेथड जो होते हैं वो दो मेथड है हमारे पास में, सीपेप और बाईपेप। अब आज हम सिर्फ एनआईवी पर ही फोकस करने वाले हैं, तो मैं बाकी चीजों को अब हटा देता हूं। ये जो डिवीजन है या क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। इस क्लासिफिकेशन पर मैं आपसे 10 सवाल पूछ सकता हूं, और अगर आपने इसको समझ लिया है तो आप 10 का जवाब दे सकते हो कि ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन में क्या हम वेंटिलेशन सपोर्ट करते हैं। आंसर होगा नहीं। एनआईवी किस तरह का है, मैकेनिकल है कि मैनुअल है? इट इज मैनुअल। बैग मास्क क्या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है? हाँ, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के टाइप में ही तो हमने मैनुअल में कहा था। बैग मास्क वेंटिलेशन माउथ टू माउथ मैनुअल है कि मैकेनिकल है? इट इज मैनुअल। तो सिर्फ क्लासिफिकेशन पर 10 से भी ज्यादा सवाल बन जाएंगे, पर अगर हम सिर्फ सवाल आंसर रटेंगे इसकी बजाय, हम उस टॉपिक को समझ लेंगे। उसके बाद एग्जामिनर पे छोड़ दो, जो पूछना है पूछ ले। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपने वो टॉपिक कवर कर लिया, अब आप प्रैक्टिस के लिए भले ही सवाल करेंगे, हम भी करेंगे, मैं करवाऊंगा आपसे, मगर ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगा कि यही सवाल आपसे एज इट इज पूछा जाएगा। वो एक कोइंसिडेंस की चांस की बात होती है कि हमारे जो एम्स की मेगा टेस्ट सीरीज में से एज इट इज क्वेश्चन भी उठ करके आते हैं, बिकॉज वो हमने नए बनाए, पहली बार बनाए, और एग्जामिनर ने भी बनाए और वो मैच कर गए। तो वो एक कोइंसिडेंस वाली बात है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस इतना आ जाना चाहिए कि साहब अगर मैंने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एनआईवी पढ़ लिया है तो अब इसमें मेरा कोई सवाल गलत नहीं हो सकता, राइट। तो आज हम फोकस करने वाले हैं बच्चों एनआईवी यानी कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। तो डेफिनेशन बताने की अब जरूरत नहीं है, जिसमें ट्रेकिया को इन्वेड नहीं करते, इसका मतलब अंदर कोई ट्यूब नहीं डालते हैं, केवल और केवल क्या डालते हैं, मास्क बाहर लगाते हैं फेस के ऊपर, अंदर कुछ नहीं डाला है। तो कौन सा वेंटिलेशन है? नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। कैसा वेंटिलेशन है बच्चों? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। मैनुअल है या मैकेनिकल है? इट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो अब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की कुछ कंडीशंस होती है, कुछ शर्तें होती हैं कि आप केवल इन मरीजों में ही नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन लगा सकते हो। तो देखो, सबसे बेसिक बात जान लो, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन क्या कर रहा है? मरीज को सांस में सपोर्ट कर रहा है। सांस का सपोर्ट मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है और मैकेनिकल वेंटिलेशन में हेल्प कर रहा है। इसकी पहली शर्त ये होती है कि मरीज इसमें ना तो पूरी तरह से बेहोश होना चाहिए और ना ही मरीज के रेस्पिरेटरी एफर्ट्स जीरो होने चाहिए। हम सांस में मदद दे रहे हैं, किससे? एनआईवी से। मगर ऐसे मरीज को जिसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स जीरो हो, हम एनआईवी नहीं लगा सकते। यानी कि अनकॉन्शियस और अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट के अंदर हम एनआईवी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे ऐसे मरीज में? मैकेनिकल वेंटिलेशन इनवेजिव वाला। क्योंकि बेहोश मरीज का कॉन्सेप्ट समझो, रेशनल क्या है। मैंने आपको बोला एक पॉइंट कि साहब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बात कर रहा हूं। चलो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं नॉन इन्वेजिव की। इस पर पहले सवाल पूछा जाएगा, सवाल की प्रायोरिटी जिस पर ज्यादा है मैं पहले वो डिस्कस करूंगा। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा, अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव क्लाइंट। तो आपके दिमाग में बच्चों जब आप साइंस पढ़ते हो ना, साइंस, तो साइंस हमेशा वाई, व्हेन, हु, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वाई। रेशनल का मतलब आप उसके कारण को जानना चाहते हो कि भैया क्यों। जब लॉजिक आपका उसको जस्टिफाई कर देगा तो आपको वो कभी रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने कहा
अनरेस्पॉन्सिव और अनकॉन्शियस क्लाइंट के अंदर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि वाई, आपको मुझसे पूछना चाहिए कि वाई, क्यों, वाई, WHY, वाई नहीं होता, वाई होता है ना। तो मैं बताऊंगा रेशनल आपको, अगर आप ऑफलाइन में होते तो पहले मैं आपसे पूछता, अभी क्योंकि थोड़े टाइम है, लेकिन हालांकि ऑफलाइन की खबर आ गई कि 1 सितंबर से खुल रही है, अच्छी खबर है। तो अपन अपनी तैयारियों को भयंकर वाली धार देने वाले हैं। कुछ आपके साथी जो अब तक वेट कर रहे थे उनको आप ये बता देना कि सब ऑफलाइन की हमने तैयारी पूरी कर ली है और 1 तारीख से शायद हम नया बैच शुरू कर दें। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया उनको, बट आप अपने साथियों को बता सकते हो और आप इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ कि अब हम ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन दोनों में पढ़ेंगे। ऑनलाइन भी क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी, जो क्लास ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा हमने सेटअप बना दिया है। तो देखो, बहुत ही रेशनल और लॉजिकल बात है, अगर रेशनल पता है तो कभी ना तो भूलोगे ना कभी गलती करोगे। हमने ट्रेकिया को इन्वेड नहीं किया है, तभी तो हमने उसको बोला था नॉन इन्वेजिव। तो ट्रेकिया को अगर हमने इन्वेड नहीं किया है, ट्रेकिया को इन्वेड अगर नहीं किया है, इसका मतलब हमने जो मास्क लगाया है वो केवल केवल मुंह के ऊपर है। मैं तो दूर रख रहा हूं, लेकिन टाइट अपन इसको फिट कर देते हैं मास्क को, ताकि वो लीक नहीं हो, सील अच्छी बन जाए उससे। तो अनकॉन्शियस पेशेंट ने अगर मान लो वॉमिटिंग कर दी, तो क्या उसको एस्पिरेशन का खतरा नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो ट्रेकिया को प्रोटेक्ट नहीं किया ना किसी भी तरीके से। इन्वेजिव में क्या होता है, इन्वेजिव में मान लो हमने उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दी, और एंडोट्रेकियल ट्यूब के नीचे कफ होता है, क्योंकि एडल्ट में हम हमेशा कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, कफ्ड, जिसमें कफ होता है, जिसको हम इन्फ्लेट कर देते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये रही है ना, ये जब इतना हैंडी है मेरे हाथ में, ये तो मैं दिखा देता हूँ। सी, बहुत ही आसान है। मैं सिरिंज और देख रहा हूँ, अगर इसको मैं इन्फ्लेट कर दूँ तो मुझे बस 1 सेकंड दे दो, बिकॉज मेरे सामने ही सारा सामान रखा हुआ है और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इन्वेड किया था ना इन्वेजिव में, अगर आपको ये पता चल जाए कि इन्वेजिव का एडवांटेज क्या है, तो वही नॉन इन्वेजिव का डिसएडवांटेज हो जाएगा। भाई, जो इन्वेजिव की खूबी है वो नॉन इन्वेजिव में तो नहीं मिलेगी ना आपको, तो वो उसकी कमी हो जाएगी। सिरिंज थोड़ी बड़ी मिली है मुझे, मैं ले लेता हूँ, दोनों मिल गई वैसे। मुझे एक खुली सिरिंज और देखने दो बच्चों की भी। तो आप जरा ये सोचो कि अगर इन्वेजिव में ट्रेकिया के अंदर हमने ट्यूब डाल दी और उस ट्यूब में भी हमने कफ को इन्फ्लेट कर दिया है, तो क्या वो ट्रेकिया को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था? क्या बिल्कुल कर रहा था, इसीलिए तो हमने इन्वेजिव वेंटिलेशन किया था। ये ट्यूब जब ट्रेकिया के अंदर जाती है ना, ट्रेकिया के अंदर, तो अंदर जाने के बाद में हमारा पहला काम होता है इसको इन्फ्लेट करना, इसका जो कफ है उसको इन्फ्लेट करना, ठीक है। ये इन्फ्लेट करना आपको वैसे देखने में लगा ना यार ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन जब मैंने स्किल टेस्ट की तैयारी करवाई थी ना बच्चों को, तो 80% बच्चे इसमें फेल हो गए थे। इसको इन्फ्लेट करने का तरीका उनको नहीं आ रहा था। देखने में चीज़ें इतनी आसान लगती हैं, वो बहुत बार करने में नहीं होती है ना। होता क्या है, पहले आपने ट्यूब डाली, तब ये ट्यूब का कफ डिफ्लेटेड था जो भी पहले था, ट्यूब अंदर डालने के बाद में आप इसको इन्फ्लेट कर दी, तो ये मान लो ट्रेकिया है ना, थोड़ी टाइट है ना, तो ट्रेकिया के अंदर ट्यूब गई, मतलब ट्रेकिया ऐसे है, ये ट्रेकिया वहीं खत्म नहीं हो रही, ट्रेकिया के अंदर ट्यूब है और अंदर जाके हमने इसके कफ को इन्फ्लेट कर दिया। देखो, केवल इस कफ के दम पर ये ट्यूब बिल्कुल फिक्स हो गई है, और यहाँ जो है ना ये टाइट सील हो जाता है, एयर टाइट। इस पर BHU में बहुत अच्छा सवाल पूछा था, मैकेनिज्म जानना इसलिए बहुत जरूरी है। ये अपन जो इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं वो खाली इसलिए नहीं कि सब देखने में मजा आ जाएगा बच्चों को, एक नई चीज हो ये क्या दिखा दिया, ये सिर्फ इसलिए ताकि आप इसके पीछे रेशनल को, प्रिंसिपल को समझ जाओ। ये एयर टाइट सील हो जाती है मेरे पास, क्योंकि सुविधा है तो मैं इसका फायदा उठा लूँ जरा। टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना टेक्नोलॉजी किस काम की। देखो, तो ये अभी इतना एयर टाइट है कि मान लो ट्रेकिया, सपोज किसी ने वॉमिट किया
तो वॉमिट करेगा, ट्रेकिया में जाएगा, लेकिन क्या इसके आगे जा पाएगा? ट्रेकिया में नहीं जा पाएगा, और इससे ऊपर ऊपर आप सक्शन करके इसको खींच लोगे। इसका मतलब इसमें पेशेंट का जो एयरवे है, एयरवे बोलते हैं पूरी ट्रेकिया और उसके आगे का ब्रोंकस ब्रोंकस सारी चीजें, तो पेशेंट का एयरवे कैसा हो जाता है बच्चों? सिक्योर हो जाता है। किससे सिक्योर? अच्छा, इसको मैं वापस ऐसे कर देता हूँ। सिक्योर क्यों हो गया? क्योंकि ये टाइट, एयर टाइट सील थी, इसमें कोई लीक नहीं था, यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो पेशेंट का जो एस्पिरेशन था या जो वोमिटस था, जो मटेरियल था, वो ट्रेकिया के अंदर चला जाए। तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है। इसलिए अनकॉन्शियस और अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट में हमारी प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी? इनवेजिव वेंटिलेशन। तो नॉन इनवेजिव में क्योंकि हम कोई ट्यूब नहीं डाल रहे हैं अंदर, कोई ट्यूब ट्रेकिया के अंदर नहीं जा रही है, इसलिए इसमें एस्पिरेशन की रिस्क हमेशा बनी रहती है। अगर पेशेंट ने वॉमिट कर दिया तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अनकॉन्शियस है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बिकॉज, मेरा यही था क्या? देखो, बिकॉज एयरवे इज नॉट प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड किसमें था बच्चों? किसमें था? इनवेजिव वेंटिलेशन में। क्यों था? क्योंकि ट्यूब थी, ट्यूब में कफ था, कफ को इन्फ्लेट कर दिया था, एयर टाइट सील बन गई थी ट्रेकिया के चारों तरफ, जिससे एस्पिरेशन से मुक्ति मिल गई थी, एस्पिरेशन से प्रोटेक्शन मिल गया, तो सुरक्षा मिल गई थी। ठीक है ना? तो एयरवे इज नॉट प्रोटेक्टेड कब? जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो और आप उसको एनआईवी पर ले लो, इसलिए इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट। कोई भी पेशेंट, इसी को वैसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट दोनों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कार्डियक अरेस्ट मतलब जब आप क्या कर रहे होते हैं? सीपीआर। सीपीआर के दौरान कभी नहीं सुना होगा कि साहब बाईपेप लगा दिया था, एनआईवी लगा दिया था। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के जवाब दोगे ना तो आधे सवाल तो वैसे सही हो जाएंगे, लेकिन हम क्या है, दिमाग नहीं लगाते क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता। हमें क्या सिखाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर देना, ये आंसर आएगा 100%, रट के जाना, छोड़ना नहीं, गोल्डन पॉइंट, रट्टा मारो, बुलेट है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम लॉजिकली सोचेंगे तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एमएसएन और फंडामेंटल में कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब जिसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। फिल्मी दिल धड़कना नहीं, दिल धड़कता है सनम के लिए, वो वाला दिल धड़कना नहीं। असली में अगर हार्ट बीट करना बंद कर दे, कार्डियक एक्टिविटी अगर बंद हो जाए, तो पेशेंट इज नो मोर, पेशेंट इज नॉट अलाइव, ही और शी इज गोइंग टू डाई। मतलब 2-1 मिनट का समय मिलता है, उसके बाद अगर आपने तुरंत सीपीआर नहीं किया तो पेशेंट इज डाइंग। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, प्योर रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब रेस्पिरेशन सीज हो गया, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सीजेशन का मतलब होता है सीज हो जाना। कहते ना कि साहब पुलिस ने कार्रवाई कर दी और दुकान को सीज कर दिया, सील, सील तो उस पर लगाते हैं लेकिन सीज कर दिया, ठेका सीज हो जाता था, गाड़ी सीज कर देते हैं ना, पुलिस पकड़ लिया, गाड़ी में कुछ गड़बड़ी थी, इलीगल था कुछ, तो सीज कर दी गाड़ी, है ना। इसका मतलब सीजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी फंक्शन अगर पूरी तरह बंद हो जाए तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट बोलते हैं। उस पेशेंट में एनआईवी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर के दौरान आप पेशेंट अनकॉन्शियस अनरेस्पॉन्सिव होगा, नहीं दे सकते। रेस्पिरेटरी अरेस्ट में मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि इसमें पेशेंट के खुद के रेस्पिरेशन के एफर्ट्स होने चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत या फिर पार्शली पेशेंट को ब्रीदिंग खुद की होनी चाहिए। अगर पेशेंट ने या क्लाइंट ने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया तो एनआईवी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। रेस्पिरेटरी अरेस्ट में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किसका? एनआईवी का। तीसरा, वॉमिटिंग अगर किसी पेशेंट को हो रही है बार बार, ये मैं अलग से क्यों बता रहा हूं? अनकॉन्शियस में भी मैंने यही बोला था कि वॉमिट हो जाएगी तो एस्पिरेट कर जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वॉमिटिंग कॉन्शियस पेशेंट में भी तो हो सकती है ना। तो कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको रिकरेंट वॉमिटिंग के एपिसोड्स हो रहे हैं,
भले ही वो कॉन्शियस हो। आपको एग्जामिनर घुमाता है बच्चों, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में बिल्कुल विचार इतने क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है इसने कि सब ये चीज इसमें होगी और ये नहीं होगी। जब आप आधा अधूरा पढ़ते हो ना, तभी आप हमेशा असमंजस में रहते हो कि यार अनकॉन्शियस तो नहीं है पेशेंट, सर ने तो बोला था अनकॉन्शियस में कॉन्ट्राइंडिकेटर, ये तो कॉन्शियस है, वॉमिटिंग ही तो हो रही है। वॉमिटिंग अगर हो रही है तो भले ही वो कॉन्शियस हो, इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, है ना। इसके अलावा अनकोऑपरेटिव पेशेंट, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता है, इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनआईवी। क्योंकि बच्चों प्रैक्टिकली जब आप इसको लगाते हो, कुछ लोगों ने तो शायद लगाए होंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कभी एनआईवी देखा भी नहीं। तो मैं वीडियो में बहुत क्लियरली दिखाऊंगा, है ना। एनआईवी लगाते ना, ये मास्क है, इतना तो आप देख ही लो। ये मास्क जब किसी को आप टाइट लगाओगे, ऊपर से इस पर यूं पट्टी बंधी होती है, नीचे इस पर पट्टी बंधी होती है एकदम टाइट, तो सोचो एक मरीज को जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, उसको सांस की तकलीफ हो रही है, उसको ऑक्सीजन कम लग रही है, उसको हाइपोक्सिया फील हो रहा है, या उसको हाइपरकार्बिया हो रहा है, CO2 बढ़ा हुआ है बेचारे का। ऐसे मरीज को जो पहले से बीमार है, परेशान है, आप उसका मुंह बंद करके एक मास्क लगा दो, वो भी टाइट, तो 100% उसको अनकंफर्टेबल होगा। इसलिए पेशेंट को पहले समझाना, काउंसिल करना। अब क्या है, नर्सिंग प्रायोरिटी पर सवाल ऐसे बन जाते हैं, पूरी कहानी बताएगा एग्जामिनर कि सब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, इमरजेंसी में आया है, इवेलुएट किया, ये फाइंडिंग वो फाइंडिंग, फिजिशियन ने आपको एनआईवी लगाने के लिए बोला है। तो अब इनमें से कौन कौन से काम आप करोगे या पेशेंट को क्या क्या एक्सप्लेन करोगे, तो आपको बस पता होना चाहिए क्या क्या करना है। फिर आपको रटने की जरूरत नहीं कि सब ये करना है। देखो, पहले पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो कोई सा प्रोसीजर हो। ये बेसिक फंडामेंटल है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो यूनिवर्सल रूल्स हैं, कुछ कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, जो आपको फॉलो करनी होंगी। पहली फंडामेंटल चीज है कि कोई भी प्रोसीजर करते हो, चाहे आप पेशेंट का कैनुला ही आप लगा रहे हो, पेशेंट को कैनुला लगा रहे हो, आईवी लाइन ले रहे हो, आईवी फ्लूइड ही चलाना है आपको, पॉलीज डाल रहे हो, सेंट्रल लाइन डाल रहे हो, आर्टेरियल लाइन डाल रहे हो, इंट्यूबेट कर रहे हो, एनआईवी लगा रहे हो, उसकी इको कर रहे हो, कुछ भी करने से पहले, पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले, पेशेंट को टच करने से पहले, किसी भी प्रोसीजर के पहले, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब पेशेंट अगर एनेस्थीसिया के अंडर में है, भाई अब सवाल बनाने के लिए जो रटने वाले हैं वो क्या रटने, सर ने ये बताया था ना कि हर प्रोसीजर से पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है। अब एग्जामिनर तो उसको पता है कि साहब ये तो जो तोते हैं ना जो रटते हैं, वो सिर्फ एक लाइन ही रटते हैं, उस लाइन के ऊपर नीचे क्या है उनको कुछ नहीं पता। अगर एग्जामिनर ये बोलेगा कि साहब एनेस्थीसिया के अंडर में है पेशेंट, मतलब एनेस्थेटाइज हो चुका है एंड पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ऑब्वियसली वो लिखेगा नहीं, पर एनेस्थेटाइज है, ओटी में सर्जरी चल रही है, अब कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जो शायद पहले उसको एक्सप्लेन ना किया गया हो, उसको बोला होगा कि साहब अपेंडिक्स निकाल देंगे। अब अपेंडिक्स के साथ में कहीं उसमें इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी मिल गया, तो उसको भी आपको रिपेयर करना है, तो क्या हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे? नहीं करेंगे भाई। जो बेहोश है, जो बेचारा जिसको पता ही नहीं है दुनिया में भी हो क्या रहा है, वो तो दुनिया से बेखबर है ना, जब तक बेहोश है। दुनिया से चला नहीं गया, लेकिन दुनिया से बेखबर है, उसको खबर नहीं है। एनेस्थीसिया के लिए बड़े बड़े ऐसे जोक्स बनते हैं इस चीज़ को लेकर कि हम आपको तब आपका ख्याल रखते हैं जब आपको अपना कुछ ख्याल नहीं होता, यानी कि जब पेशेंट बेहोश होता है तब एनेस्थेटिस्ट ही सब चीज़ें देखता है। तो उस वक्त ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल बात है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर बहुत ही सिग्निफिकेंट कोई बात है तो आप उसके रिलेटिव को जाके एक्सप्लेन करोगे, और अगर जरूरी हुई तो उसकी कंसेंट हाथों हाथ रिलेटिव से ले लें। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो कंसेंट पेशेंट से लेनी है, अदरवाइज अगर पेशेंट कंसेंट देने की हालत में नहीं है तो उसके रिलेटिव से देनी है। तो बाईपेप लगाते वक्त भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि बाबूजी, भाई साहब, मैडम, अंकल जी, आंटी जी बोलने की कोशिश मत करना, कभी कभी लोग भड़क जाते हैं, भाभी जी पे भी भड़क जाते हैं। मैडम बोल दो, मैडम बोल दो कि मैडम ऐसा ऐसा करेंगे, इससे आपको आराम मिलेगा, ये आपके अच्छे के लिए है। थोड़ी देर आपको ऐसा लगेगा कि सांस बंद है या क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा,
क्लॉस्ट्रोफोबिया साइकेट्री का टर्म है जिसका मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस से डर लगना। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मैं इतनी बार आपको बोल दूंगा कि आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक याद हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा यार क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाए, अच्छा इससे क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब ऐसा लगेगा कि दम घुट रहा है बिकॉज ऑफ क्लोज्ड स्पेस, है ना, सफोकेशन फील होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया में। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा, इसलिए आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया ये चीज कर रहे हैं, ऐसे करेंगे और ऐसा फील होगा, लेकिन चिंता मत करना, घबराना मत। अनकोऑपरेटिव पेशेंट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेगेटिव कंसेंट, नेगेटिव कंसेंट अगर दे दिया, चाहे पेशेंट ने, अगर पेशेंट नहीं दे पा रहा है, इरिटेबल है, या पेशेंट मर्जी से ही नहीं दे रहा कि नहीं साहब मेरे घर वालों से बात कर लो, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं कंसेंट दे रहा, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर पेशेंट कंसेंट नहीं दे रहा तो अटेंडेंट से लेना है। नेगेटिव कंसेंट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन एनआईवी के लिए। इसके अलावा कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब कि लॉजिकली आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर कोई मान लो फेशियल फ्रैक्चर है ना, एयरवे का कहीं कोई फ्रैक्चर है, जहाँ पर जॉ फ्रैक्चर हो गया, या फेशियल बोन फ्रैक्चर है, नाक का फ्रैक्चर है, तो ऐसी कंडीशन में लोकल डिफॉर्मिटी अगर है, फेशियल डिफॉर्मिटी, तो आप एनआईवी नहीं लगा सकते। ये रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसके अलावा एप्रोप्रिएट साइज का अगर मास्क आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एनआईवी अवॉइड करोगे, ना। एप्रोप्रिएट मास्क साइज, है ना, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इट इज बेटर टू अवॉइड नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। अब देखो, कॉन्ट्राइंडिकेशन पहले पढ़े अपन ने, क्यों पढ़े, क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेशन पर ज्यादा सवाल बनते हैं, और एग्जामिनर पहले अगर आपसे सवाल पूछेगा तो कोशिश ये करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए एनआईवी कब नहीं लगाना है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस, अनरेस्पॉन्सिव नहीं लगाना, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट नहीं लगाना एनआईवी। इन सब में क्या करना है, इनवेसिव वेंटिलेशन। वॉमिटिंग हो रही है बार बार, आपको नहीं लगाना। अनकोऑपरेटिव है, नेगेटिव कंसेंट दे दिए, एनआईवी नहीं लगा सकते, चाहे कुछ भी कर लो। फेशियल डिफॉर्मिटी है, एप्रोप्रिएट साइज का मास्क नहीं है, इट इज बेटर टू अवॉइड। फिट अच्छा नहीं, फेशियल डिफॉर्मिटी होगा तो फिटिंग नहीं आएगी, सील नहीं होगा, लीक बहुत ज्यादा होगा तो फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। एप्रोप्रिएट मास्क नहीं है, छोटा मुंह है बड़ा मास्क, बड़ा मुंह है छोटा मास्क, दोनों ही कंडीशन में वेंटिलेटर नहीं होगा पेशेंट तो आप उसको पाइप लगाना अवॉइड करोगे। अब हम ये थे कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं दोगे, फिर देंगे कब सर, आपने ये तो बता दिया कि इस कंडीशन में हमें नहीं देना है। और सुनो, इसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है ना, मैं क्योंकि लिस्ट रटाने में और रटवाने में यकीन नहीं करता हूं, तो आप प्लीज मेहरबानी करके बस लॉजिक लगाने की कोशिश करना कि यार उस चीज से क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से एनआईवी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है या दिया जा सकता है या नहीं। जस्ट ट्राई टू यूज योर ब्रेन। लोग आपको बोलते ही नहीं, लोग कहते ही नहीं कि यार अपना दिमाग लगाना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपको अपना दिमाग ही लगाना है। किसी को नहीं पता कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कि यही 100 क्वेश्चन है तो ये रट जाओ, फिर तो मैं भी रटाना शुरू कर देता, लेकिन नो बडी नोज, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। भैया आईसीयू के अंदर खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं एग्जामिनर, आप कहां से उनको प्रिडिक्ट कर लोगे। अपनी वीडियो बनाइए खुद की, फोटोज आईसीयू में से खींच करके डालिए, ऐसा नहीं कि इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए। तो इसलिए कह रहा हूं, खुद का दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दो, उसके बाद में आप बेसिक नॉलेज से किसी भी सवाल का जवाब सही सही दे सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो पता चल गया, अब जरा इंडिकेशन, सब इंडिकेशन क्या होते हैं, एनआईवी कब कब अपन दे सकते हैं। तो कुछ जो इंडिकेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों ग्रेड 1 इंडिकेशन। ग्रेड 1 इंडिकेशन मतलब कि उसमें आपको एनआईवी लगाना ही लगाना है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एनआईवी होगी। उसमें सबसे पहला आता है बच्चों टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। देखो, जब आपको टेक्निकल टर्म्स बार बार याद कराए जाते हैं, बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप उनके साथ में फेमिलियर होने लगते हो, आप उनको समझने लगते हो, आपका डर उनसे कम हो जाता है।
टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टारगेट बैच के हिसाब से मैं आपको जो सिर्फ काम की बात है ना वही बता रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब होता है जब CO2 या PCO2 हाई होती है, तब PCO2 या CO2 जो होती है ABG के अंदर, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब ज़्यादा होती है, नॉर्मल 35 से 45 होती है, 40 एवरेज लेते हैं, उससे जब बढ़ी हुई होती है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है COPD, अस्थमा एक्सट्रैक्शन। COPD के पेशेंट जब एक्यूट एग्जाजर्बेशन के साथ में आते हैं, एक्यूट एग्जाजर्बेशन ऑफ COPD, मतलब COPD तो ये मान लो कि ऐसी बीमारी है जिसके साथ में बंदे को जिंदगी गुजारनी, भाई जिसको अस्थमा है बचपन से, तो वो तो अस्थमा के साथ ही हमेशा अस्थमा रहता है, बस ये कोशिश रहती है कि इसको प्रेसिपिटेट नहीं हो, अटैक नहीं आए अस्थमा का। तो वैसे ही COPD, जैसे डायबिटीज एक बार है किसी को, तो वो इंसुलिन लेता रहेगा या मेडिसिन लेता रहेगा और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, लेकिन अब लाइफ में उसको उसके साथ ही जीना है कुल मिला के, डायबिटीज के साथ। तो वैसे ही COPD तो एक बार हो गई तो फिर COPD तो रहती है हमेशा, लेकिन COPD के एक्यूट एक्साजर्बेशन के टाइम पर CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या COPD वाले मरीज में कभी इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, तो उसका CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे मरीज में हमें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन अप्लाई करना होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, रटना नहीं है, तोता नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है, समझदार बनना है। COPD वाला मरीज, CO2 बढ़ा हुआ मरीज, तो क्या मैं आंख बंद करके ये बोल दूं कि जिस मरीज का CO2 बढ़ा हुआ है उसमें हमेशा हमेशा NIV ही लगेगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। आधे बोल रहे हैं बोल सकता हूं, आधे बोल रहे नहीं, ऐसा ऑफलाइन में होता है। सी, मैंने क्या कहा कि आंख बंद करके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी पॉइंट पर कि एग्जामिनर आपको कैसे बेवकूफ बना सकता है अगर आप तोते हैं तो। आप रट के गए कि तब CO2 बढ़ा हुआ होता है या COPD के मरीज में या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में ग्रेड 1 इंडिकेशन है NIV, सर ने बोला था NIV देंगे, NIV देंगे, रट जाओ इसको, रट जाओ, ये आएगा एग्जाम में पूछ लें, यही आएगा यही आएगा। बिल्कुल गलत। मैं अगर एग्जामिनर हूँ और नॉरसेट का पेपर बना रहा हूँ, एम्स का पेपर बना रहा हूँ ना, तो मैं पता है क्या पूछूंगा? मैं पूरी क्लिनिकल डिटेल के साथ में सवाल दूंगा। क्या डिटेल होगी? एक पेशेंट जो कि COPD, अब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, मैं लिखाऊं एक एक ऑप्शन दिखाऊं स्टाइल मारूं, उससे कुछ नहीं होता है, आपको बस मुद्दे की बात पता चलनी चाहिए। एक पेशेंट जो कि COPD का नॉन केस है, उसको पिछले 4-5 दिनों से खांसी आ रही है, फीवर आ रहा है और उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, आपके यहाँ इमरजेंसी में आया है और इमरजेंसी में आपने इवेलुएट किया कि पेशेंट इज वेरी ड्राउजी, excessively drowsy, and he is not responding to verbal command। पेशेंट आया, हिस्ट्री पता है COPD है, 3-4 दिन से इन्फेक्शन हो गया, बुखार आ रहा है और खांसी हो रही है। जब वो आपके पास में आया है तब वो ड्राउजी हालत में है, वर्बल कमांड पर कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ABG करवाई, CO2 उसका 85 आया है, 85 है ना, पेशेंट ड्राउजी है। अब आप उसको मैनेजमेंट में आप क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? तो वही 4 ऑप्शन रहेंगे, या तो बाईपेप के ऊपर होगा या इंट्यूबेशन करके मैकेनिकल वेंटिलेशन पर या ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पर या नेबुलाइज कराना है। यही 4 ऑप्शन होंगे, मैंने 4 ऑप्शन आपको बता दी। ऑप्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं तो आराम से खड़े खड़े ऑप्शन बन जाते, खड़े खड़े सवाल बन जाते। अब मुझे बता दो, काश मेरे सामने होते तो मैं जान लेता किसका क्या रेस्पॉन्स है। पढ़ाने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है जब मैं शक्लें देखता हूँ कि अच्छा ऊपर से जा रहा है या सीधा अंदर जा रहा है। क्या करेंगे सर? ऑप्शन दोबारा बताओ। ठीक है, पेशेंट आया, COPD का है, फीवर की हिस्ट्री के साथ में, खांसी की हिस्ट्री के साथ में, जब वो इमरजेंसी में पहुंचा है, ड्राउजी है, CO2 85 है, प्रायोरिटी पूछी है। पहला ऑप्शन था बाईपेप लगाएंगे, दूसरा ऑप्शन था वेंटिलेटर पर ले लेंगे, तीसरा ऑप्शन था ऑक्सीजन दे देंगे, चौथा ऑप्शन था नेबुलाइज करा देंगे।
आंसर है इस पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पर लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते वक्त आपको हिंट दिया है इस पेशेंट में, भले ही वो सीओपीडी का है, भले ही वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ आ रहा है, भले ही उसका CO2 हाई है, मगर क्योंकि पेशेंट ड्राउजी है, मैंने कहा था अनकॉन्शियस अनरेस्पॉन्सिव, ड्राउजीनेस भी उसमें आता है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। वहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि लॉजिकली आपको दिमाग लगाना है। अनरेस्पॉन्सिव का मतलब पेशेंट इज नॉट रेस्पॉन्ड, ड्राउजीनेस का मतलब क्या है? ड्राउजीनेस की ग्रेड होती है, लेकिन ये किस लेवल का ड्राउजी है कि ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू वर्बल कमांड। इसका मतलब कैसा हो गया? अनरेस्पॉन्सिव हो गया ना भाई। ड्राउजी है लेकिन अराउजेबल है। ड्राउजी में भी कैटेगरीज होती है ना। अब एक टॉपिक में दूसरी चीजें आती है तो डिस्कशन तो करना पड़ता है। आपको समझाओ नहीं ड्राउजी क्या है तो फिर आपको कुछ हवा नहीं लगी। ड्राउजी का मतलब थोड़ा सा पेशेंट है ना, अब मैं जैसे मान लो नाइट ड्यूटी बहुत खराब निकली, पूरी रात जगा हूँ यहाँ करके, धीरे हाँ बच्चों CO2 बढ़ जाती है, तो मैं भी ड्राउजी हो रहा हूँ, फिर मेरे को बीच में उबासी आ रही है और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, फिर मैं बीच में ऐसे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा धीरे धीरे, तो मैं ड्राउजी हूँ बट मैं रेस्पॉन्सिव हूँ कि मैं ठीक है कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। एक ड्राउजी है कि बिल्कुल आप उसको जगा रहे हो, बाबूजी बाबूजी क्या नाम है आपका, क्या हो गया आपको, बस ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। मैंने थोड़ी देर आंखें बंद करी तो मुझे नींद आने लग गई। इसका मतलब बच्चों ड्राउजी पेशेंट का आपको देखना पड़ेगा कि अराउजेबल अगर होता ये पेशेंट, यही पेशेंट सेम कहानी, भले ही CO2 85 है, लेकिन अगर पेशेंट ड्राउजी के साथ अराउजेबल अगर है तो आप NIV का ट्रायल दे सकते हो। ड्राउजी अनरेस्पॉन्सिव अगर है तो NIV कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि प्रॉब्लम CO2 की है। नेबुलाइजेशन से, अकेले नेबुलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। इस कंडीशन में आपको उसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। निमोनिया भी है, COPD भी है, CO2 बढ़ा हुआ है, ड्राउजी हो गया। आगे बात समझ में? तो बेस्ट रेस्पॉन्स इज इनवेजिव वेंटिलेशन इन फर्स्ट कंडीशन, जब पेशेंट ड्राउजी बट नॉट रेस्पॉन्डिंग था। अगर ड्राउजी है लेकिन अराउजेबल है, आसानी से जग जाता है, हाँ ठीक है बात कर लेता है, फिर ड्राउजी हो जाता है, इसका मतलब पेशेंट इज रेस्पॉन्सिव, तो आप उसको NIV का ट्रायल दोगे और 1-2 घंटे बाद में रिपीट ABG करके और रिपीट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखोगे कि पेशेंट की कंडीशन अगर बेटर हो रही है तो कंटिन्यू विद NIV, और अगर पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो रही है या और अनरेस्पॉन्सिव हो गया है तो उसको बाद में वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। अरे सर क्या इतनी जल्दी जल्दी बता दिया, ये तो बड़ी मुश्किल से समझ में आ रहा था, आपने तो पता नहीं क्या क्या बता दिया। कुछ नहीं, दो ही बातें बताई हैं। वैसे तो मैंने एक ही बात बताई है कि भैया आपके क्वेश्चन का आंसर आप घर से याद करके नहीं ले जा सकते। अब जिस तरह के सवाल बनाए जाते हैं उनमें पहले काम चल जाता था, पहले ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे, क्लिनिकल डिटेल नहीं देते थे, लैब इन्वेस्टिगेशन की जांचें नहीं देते थे, अब देते हैं कि ऐसे ऐसे मरीज है, इमरजेंसी में आया है, ये लैब में जांच में आया है, अब आपका रेस्पॉन्स क्या होगा, अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो भाई जब वो एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसा दे रहा है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, देर इज नो चॉइस। आपको देखना पड़ेगा, हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी कि क्या लिखी है। एग्जामिनर ये कह रहा है, एग्जामिनर ये कह रहा है कि साहब COPD का मरीज है। अब मेरे को लिखने में टाइम ज़्यादा लगे, मैं दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ, आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि नए बच्चों को शायद थोड़ा सा घबराहट हो रही होगी कि क्या बोला सर ने। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में सेम, और ये मैंने पहले टेस्ट सीरीज में दे रखा है, ऐसा नहीं है कि ये नया बनाया है, ये बनाया तो मैंने खुद है लेकिन ये पहले बना चुका हूँ, है ना। कुछ क्वेश्चन तो पढ़ाते पढ़ाते याद आते हैं, ये वाला सवाल मैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में पूछ चुका हूँ दोनों तरीके से। पिछले टेस्ट में आंसर कुछ और था, अगले टेस्ट में कुछ और चला गया, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी बस। तो ये एक एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल, जिसमें एग्जामिनर आपको जो लैंग्वेज देता है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक मरीज जो COPD का है,
निमोनिया करके आया, यानी कि एक्यूट एक्साजर्बेशन ऑफ सीओपीडी हुआ है, आपके यहाँ इमरजेंसी में आया, आपने उसको इवेलुएट किया। अब इवेलुएट करने पर वो दो कंडीशन दे रहा है अलग अलग। पहली कंडीशन तो ये है कि पेशेंट ड्राउजी है, नॉट रेस्पॉन्डिंग टू वर्बल कमांड है, CO2 85 है एबीजी के अंदर। तो आपसे पूछा गया कि इस कंडीशन में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, तो आपकी प्रायोरिटी होगी इसमें वेंटिलेटर। कौन सा वाला? इनवेसिव वेंटिलेशन। क्यों? क्योंकि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, CO2 इज वेरी हाई, निमोनिया है, COPD है, ना तो नेबुलाइजेशन से काम चल सकता है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं देनी है इस पेशेंट को, ये अलग कॉन्सेप्ट वाली बात है, मैं बता दूंगा COPD की जब बात करूंगा तब। और NIV इसमें नहीं लगा सकते इस मरीज में। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ड्राउजी बहुत ज्यादा है। तो यही पेशेंट अब अगर दूसरी तरह से आता, कैसे? कि वही COPD, वही बुखार खांसी 3-4 दिन से, वही ड्राउजी है, मगर फॉलोइंग वर्बल कमांड है, ड्राउजी है ना, ड्राउजी का मतलब डल है, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लेकिन जैसी जगह तो भाई साहब, हाँ क्या हो गया, भाई साहब क्या दिक्कत है, अरे सांस नहीं आ रही मेरे को, नींद आ रही है सोने में, ही इज ड्राउजी। तो ड्राउजी है बट ही इज रेस्पॉन्सिव। तो एबीजी करके देखा, CO2 बढ़ा हुआ है, ड्राउजीनेस का कारण पता है CO2 है, तो आपने पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए ये डिसाइड किया कि इस मरीज को हम NIV लगाएंगे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लगाएंगे। तो दो आंसर एक ही सवाल के हो सकते हैं अगर उनकी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा तब्दीली कर दी जाए, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी जाए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट, इसको मैं देखो सुनो, ऐसा है, इसी में मैं लिख देता हूं, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, इंक्रीज CO2 एक्सेप्ट, आप क्या है, मुझे डर लगता है अब आपसे, क्योंकि दिमाग लगाने वाली बात पे है ना, आपको लगता है अरे सर थोड़ा और आसान कर दो, एक्सेप्ट अनरेस्पॉन्सिव। अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट या क्लाइंट, और क्यों होंगे अनरेस्पॉन्सिव इसमें, इसको बोलते हैं बच्चों CO2 नार्कोसिस। देखो एक एक्सपर्ट से पढ़ने का एडवांटेज ये है कि वो केवल आपको वो क्वेश्चन आंसर नहीं रटवाएगा। ये CO2 नार्कोसिस CNS का टॉपिक है, CNS का टॉपिक, रेस्पिरेटरी फेलियर रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक है, COPD रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। हम जो पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। ACLS BLS पढ़ रहे थे जिसमें हमने रिवर्सिबल कॉजेज पढ़ा था, उसमें हाइपोक्सिया की बात चल रही थी, हाइपोक्सिया की बात चली तो वेंटिलेटर की बात आई, वेंटिलेटर की बात आई तो NIV की बात आई। NIV में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्सेट में जहां जहां से सवाल बनेंगे वहां वहां से हम पढ़ेंगे। तो आपको अगर याद ही रखना है, अगर फिर भी नहीं है, अगर आप हद लेवल के ढीठ हो, जिद्दी हो, नहीं सर आप कुछ भी कर लो, कितना भी समझा लो, हम नहीं मानने वाले, तब भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको रटना भी है तो ये रटना कि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज ग्रेड 1 इंडिकेशन फॉर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एक्सेप्ट अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी मैंने बोल दिया था। बस इंपॉर्टेंट ये कि आप क्वेश्चन में ये पढ़ लो, क्वेश्चन में ये चीज मिस मत कर देना कि अनरेस्प। वैसे अगर आपको जब आंसर करने लगोगे ना बच्चों, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यार NIV भी दे सकते हैं इसको, इसको वेंटिलेटर पर भी ले सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। देखो जब भी, ये मेरा पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, और मैंने ऐसा नहीं MBBS PMT या PG के ही एग्जाम दिए, उसके बाद मैंने फेलोशिप के लिए भी कंपटीशन फाइट किया है, उसको एग्जिट एग्जाम के लिए भी कंपटीशन फाइट किया है, तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। अब स्किल टेस्ट भी मैंने दे रखे हैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों के स्किल टेस्ट बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको वाइवा बोलते हैं, या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो। तो जब आपको दो क्वेश्चन में डाउट हो कि ये ऑप्शन भी लग रहा है वो ऑप्शन लग रहा है, तो बजरंग बली का नाम नहीं लेना है, ऊपर वाले को याद नहीं करना है, खुदा को याद नहीं करना है, किसी भी अपने इष्ट देव को याद नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना है। उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और उसमें से ऐसा कोई पॉइंट ढूंढो, क्योंकि एग्जामिनर की मजबूरी है, उसको कहीं ना कहीं वो हिंट देनी पड़ेगी जिससे ये चीज साबित हो जाए कि ये ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन में, ये ऑप्शन गलत होगा। ऐसा कभी सवाल नहीं बनेगा एम्स में, नॉरसेट में, जिसमें चारों ऑप्शन सही हो लेकिन प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही हो। प्रायोरिटी तय किससे होगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज से, क्वेश्चन में जो
टर्म यूज किए गए हैं उन टर्म को देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला इंडिकेशन जिसपे हमने क्वेश्चन भी देखे, और ये इंडिकेशन देखो ये उल्टा हो जाता है, जब IC लिखा है तो इंडिकेशन, और ये जब CI हो जाता है तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मेडिकल वाले या नर्सिंग वाले अब तो आजकल सब ये जो टर्म है उनको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि इनके पास हमेशा ही टाइम कम रहता है ना। तो ये इंडिकेशन में पहला आपका टाइप 2 फेलियर। दूसरा हो गया बच्चों हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, यस, हार्ट फेलियर पेशेंट में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज ग्रेड 1 इंडिकेशन। ग्रेड 1 इंडिकेशन का मतलब आपको हार्ट फेलियर के पेशेंट को NIV की ट्रायल देनी ही देनी है। ये हार्ट फेलियर कैसा होता है बच्चों? कार्डियोजेनिक। अब ये टॉपिक CVS का है बच्चों। अगर आप MSN में सिस्टम की बात करोगे तो ये कार्डियोजेनिक हार्ट फेलियर किसका है? CVS का है। तीसरा जो रिलेटिव इंडिकेशन है जिसमें दे सकते हैं, कौन से वाले में? जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर था उसी तरह से टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में, लेकिन रेस्पिरेटरी फेलियर में, मगर ये आपका नॉट ग्रेड 1 इंडिकेशन। सर सीधे सीधे बोलो, देना है कि नहीं देना? देना है बच्चों, लेकिन इसमें अर्ली इंट्यूबेशन इज रिकमेंडेड। अब ये क्या होता है सर? हमें तो सीधे सीधे बोलो करना क्या? तो सीधी सीधी बात ये है कि हाँ इसमें हम NIV देते हैं, लेकिन अगर इसमें NIV के बाद पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती तो हम जल्दी ही इसको इंट्यूबेट कर करके मैकेनिकल वेंटिलेशन पर ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक इंडिकेशन है, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ये दिख रहा है ना बच्चों? हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे HIV के पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोई ट्रांसप्लांट अगर हो रखा है तो वो, या कीमोथेरेपी किसी की चल रही है, या इम्यूनो सप्रेसर थेरेपी, मतलब किसी भी तरह से आपको ये पता चल जाए कि पेशेंट इम्यूनो सप्रेशन पर है या उसकी इम्यूनिटी डाउन है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में NIV प्रेफर करते हैं, चाहे वो टाइप 1 फेलियर हो, चाहे वो टाइप 2 फेलियर हो। या यूं कह लें, इसका रेशनल पूछूं मुझसे तो रेशनल ये है बच्चों, हार्ट फेलियर का मैं CVS में डिटेल में बताता हूँ। इसमें केवल हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की जरूरत होती है। इसमें एक पॉइंट जो आप स्टार लगा के लिख सकते हो वो ये कि इसमें जो प्रेफर्ड मोड है दैट इज CPAP देन BiPAP, मतलब BiPAP की बजाय इसमें हम CPAP ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है ना? किसमें? कार्डियोजेनिक हार्ट फेलियर में या सिंपल हार्ट फेलियर में। तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंडिकेशन, एक CVS का इंडिकेशन, ये फिर से रेस्पिरेटरी का, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिफरेंट कंडीशन है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? HIV या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कीमोथेरेपी पर कोई पेशेंट है, उसमें इंट्यूबेशन को अवॉइड करते हैं। बस इसको याद रखने का। रेशनल क्या है? हर चीज का रेशनल है बच्चे। क्यों? क्योंकि इस पेशेंट को अगर हम इंट्यूबेट कर देंगे तो ये पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। रेशनल कितना इंटरेस्टिंग है, और रेशनल पर ही सवाल बन जाएगा। चारों ऑप्शन रेशनल के ऊपर दे देगा एम्स में, मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या याद रखना है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये ट्यूब जो जा रही थी वो सीधे के सीधे ट्रेकिया में जाती है। तो अगर आप किसी पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हो ना, तो उसका जो एनवायरमेंट जो है ना, ये तो एनवायरमेंट में बाहर कनेक्ट हो रहा है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन कहाँ चला जाता है? लंग्स तक, ट्रेकिया तक। तो बैक्टीरिया या वायरस को या फंगस को एक रास्ता मिल जाता है बहुत बढ़िया, जिससे वो आपके लंग्स के अंदर एंटर कर सकता है, इसलिए उसमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। नॉन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में ये चीज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है, अगर थोड़ा बहुत वो जाएगा तो वो मैनेज हो जाएगा, इन एंटीबायोटिक्स काम कर जाएंगी, पेशेंट की इम्यूनिटी है तो वो उससे लड़ लेगा, इसलिए इंट्यूबेट करना समझदारी है। इसमें
पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर से मरे या नहीं मरे, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को अगर निमोनिया हो गया या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गए तो पेशेंट सेप्सिस से मर सकता है। इसलिए इस पेशेंट में जो प्रायोरिटी होगी वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन होगी। देखो रेशनल इज इंपॉर्टेंट। क्यों इसमें एनआईवी अवॉइड कर रहे हैं, सॉरी इन्वेजिव वेंटिलेशन अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सेप्सिस का रिस्क इतना ज्यादा है कि जो मैकेनिकल वेंटिलेशन से बेनिफिट मिलेगा उससे ज्यादा तो उसको खतरा है। इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया तो क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए मेडिसिन में, एमएसएन में हमेशा रिस्क बेनिफिट देखा जाता है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? मेरे पास 4 चीजें उनमें से एक चुननी है, तो भैया है तो चारों ही काम की, लेकिन प्रायोरिटी का मतलब एक ही सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए तो मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैंने आखिर ये चुना है तो क्यों, और मैंने उन 3 को नहीं चुना तो क्यों। मुझे उसका रीजन देना पड़ेगा, उसका जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भैया इस वजह से मैंने ये चुना है। ये लॉजिक पे चलती है साइंस, है ना, ये इसलिए मना करता हूँ रटने के लिए। ये ऐसे नहीं कि साहब 50,000 वाली भीड़ में अगर किसी ने गलत पढ़ाया तो उसी को सही आंसर मान लिया जाए क्योंकि उसने इतने लोगों को बताया था। बिल्कुल नहीं, जो चीज़ सही है वही मानी जाएगी, चाहे इकलौता एक ही आदमी उसको कह रहा हो। मुझे मालूम है अभी हमारे व्यूज बड़ी मुश्किल से 300, 350 या 500 पहुंचते, लेकिन ये 500 कब 5,000 होंगे और कब 50,000 होंगे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लोगों को एक बार जब ये अवेयरनेस फैलने लग जाती ना कि भैया क्या पागलपंती कर रहे हैं, सपने तो नॉर्थ साइड के दिखाए जा रहे हैं और वहां पर क्वेश्चन आंसर रटवाए जा रहे हैं, तो एक बार जब बच्चों को ये पता चल गया ना कि भैया ये तरीका बिल्कुल भी कारगर नहीं है, लोग भीड़ को सही रास्ता समझ लेते। लोग भेड़ चाल में सेफ फील करते हैं, यार सारे इधर ही हैं, चलो अपन भी इधर चल लेते। लेकिन भीड़ में या भेड़ चाल में चलने वालों ने कभी झंडे नहीं गाड़े, कभी इतिहास नहीं लिखा, ये याद रखना। अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है, अपनी राह खुद बनानी पड़ती है, और कठिन राह पर चलने वाले कम मिलते हैं। कठिन क्यों? क्योंकि नई चीज है। कठिन राह क्यों? क्योंकि रेशनल है। कठिन राह क्यों? क्योंकि समझाने की बात कर रहे हैं। मुश्किल है, समझने में टाइम लगता है, इरिटेशन होती है, आधा छोड़ने का मन करता है कि नहीं यार इतना समझ में आ ही नहीं रहा, क्या क्वेश्चन है, देख लेंगे जो होगा। आसान रहा क्या? क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है, ये तुक्का मारो, ये नहीं तो ये होगा, अच्छा ये वाला नहीं है, ठीक है ये अगला क्वेश्चन, यार मुझे तो ये लग रहा है, ये नहीं है क्या, ये है, अच्छा ये है, इसमें अगर आ जाएगा तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज, आपको मालूम नहीं चल रहा कि क्यों ये आंसर है, क्यों ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो मुश्किल रहा है ना, कठिन रहा है। लेकिन राह कठिन या आसान है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो रास्ता सही है या नहीं, वो रास्ता आपको मंजिल तक ले जा पाएगा या नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए। मगर ऐसे करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जब समझ में आएगी तब उनको रियलाइज होगा और तब वो उस रास्ते पर चलें, क्योंकि चलना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो अदर वे, नो शॉर्टकट, नो इजी वे। आपको इसमें डूब के ही जाना पड़ेगा। आग का दरिया है, तैर के जाना है इश्क की तरह। ये मोहब्बत भी आपको तभी कामयाब होगी आपकी जब आप इसमें डूब के पार जाओगे। तो डूबना है तो समझना पड़ेगा आपको, है ना। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में एनआईवी प्रेफरेंस रहती है, प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि इसमें इन्वेजिव वेंटिलेशन को अवॉइड करना होता है। इसके अलावा मैं यही लिख दूं क्या, जगह है वीनिंग के लिए, ये ग्रेड 1 इंडिकेशन है वीनिंग के लिए, मैं नेक्स्ट पर लिख देता हूँ। ये मेन वैसे जो आपके है ना इंडिकेशन वो यही है। इसके अलावा पेशेंट को जब वीन करते हैं ना, जैसे वेंटिलेटर से वीन करना है आपको, या वेंटिलेटर से आपको हटाना है, एक्सट्यूबेट करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्यूबेशन के बाद उनको बिना किसी पॉजिटिव प्रेशर के रखना रिस्की होता है। मैं आपको समझाता हूँ, रुको। मैं 5वां पॉइंट जो बोला है, 5 ही थे ना शायद, 5वां ही है। 5th पॉइंट जो है, क्योंकि अपन पॉइंट रटते नहीं ना इसलिए, और 5th जो मैं आपके लिए जो लिस्ट में आएगा वो ये आएगा कि वीनिंग मोड फ्रॉम वेंटिलेटर। मतलब ऐसे समझ लो कि कोई पेशेंट ऐसा है जो लंबे समय से वेंटिलेटर पर है, तो क्या होता है बच्चों, बॉडी को जितनी ज़्यादा सहूलियत दोगे, जितना आप उसको लग्जरी दोगे, उतना ही बॉडी आलसी होती जाती है। मैं अगर
दिन रात एसी में रहता हूँ। मैं इसलिए अपना एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने सब कुछ देखा हुआ है और मैंने हर वो लाइफ जी है जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी शुरू वहां से की थी। तो मुझे मालूम उस टाइम पर ना एसी हुआ करता था, ना लग्जरी कार हुआ करती थी, ना घर ऐसा था जिसमें सारी अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। तो आई हैव बीन अराउंड, मुझे वो सारा एक्सपीरियंस था। अब थोड़ी मेहनत कामयाब हुई या यूं कहो किस्मत ने साथ दिया। वैसे किस्मत कहते हैं लेकिन बच्चों मेहनत करे बिना किस्मत साथ देती नहीं है ना। तो जब मेहनत आपकी सफल हो जाती है, जो सबके साथ ऐसा नहीं होता लेकिन जब हुई, फिर ठीक है एमबीबीएस के बाद में, एमडी करने के बाद में अब एक लाइफ जो अफोर्ड करने की स्थिति में जब आ गए, तो अब ऐसा हो गया है, मतलब ऐसा कुछ प्लान करके नहीं हुआ लेकिन क्योंकि आईसीयू में काम करना होता है या ऑपरेशन थिएटर में, दोनों एसी होते हैं। मतलब हर हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में अगर आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर है तो वो एसी होगा ही होगा। कार, आजकल हर कार में एसी, घर में एसी। तो अब पिछले कुछ 10 एक साल से ऐसा हो रहा है कि साहब शरीर को इतनी आदत पड़ गई है कि साहब एसी में रहने की आदत पड़ गई है। तो जैसा आप शरीर को डाल, अब ऐसा लगता है कि यार जब गांव जाते हैं या कुछ ऐसा होता है तो, हालांकि अपन उनमें से नहीं है जो नाक मुंह से कोड़ते हैं उफ ये क्या हो, आई डोंट लाइक दिस, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर से फील होता है कि यार थोड़ी सी रेस्टलेसनेस है यार, मतलब एसी चलानी पड़ेगी। घर पे भी है तो आप एसी, बिकॉज आपकी बॉडी को आदत पड़ गई है। सेम कहानी हो रही है, वेंटिलेटर पर था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, आराम से वेंटिलेटर पर लिया, पूरा काम वेंटिलेटर कर रहा था। तो जो फेफड़े थे, जो डायफ्राम था, जो मसल्स थी, उनको तो मौका मिल गया ना यार, मजे हो गए, चलो चल रहा है ना वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बना हुआ है। ब्रेन को भी पता है, ब्रेन को तो मैसेज क्या जा रहा है कि सेचुरेशन 100% है, पीसीओ2 भी ठीक ठाक है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल आ गया, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ब्रेन को भी क्या आदत पड़ती है कि जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं करना, ना डायफ्राम को मूवमेंट कराना, ना मसल्स को मूवमेंट कराना। अब मान लो निमोनिया की वजह से आपने किसी को वेंटिलेटर पर लिया था, अब उसका निमोनिया ठीक हो गया 5-7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे भी हुआ। अब आप उसको वीन करोगे, वीनिंग में आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन में पढ़ाऊंगा, अभी तो बस जितना जरूरी है उतना यूज कर रहा हूँ टर्म। वीनिंग का मतलब उसको धीरे धीरे जो वेंटिलेटर है उसके सपोर्ट को हम कम करते हैं। जैसे मदर वीनिंग करती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग को वीन कर दें, फिर बाहर का मिल्क या फूड अलाउ कर देते हैं बच्चे को, सेम अपन वीनिंग करते हैं किसकी, वेंटिलेटर की, ग्रेजुअली वेंटिलेटर का सपोर्ट हम कम करते हैं और पेशेंट के एफर्ट्स को हम बढ़ाते जाते हैं। पेशेंट का सिडेशन बंद कर देते हैं, पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि भैया खुद से सांस लो, धीरे 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 धीरे। तो क्या होता है बच्चों, जो आदमी इतने दिनों से वेंटिलेटर पर था, उसकी मसल्स को, उसकी नर्व्स को, उसके ब्रेन को, उसकी बॉडी को आदत पड़ गई है आलस फैलाने की, कि उसको अब ये लगता है कि यार ठीक है काम चल रहा है ना, तो हम क्यों काहे को मेहनत करें जबरदस्ती। तो जब आप उसको वीनिंग करते हो ना, तब वो उसकी जो मसल्स हैं, उसकी जो ब्रेन है, उसकी जो नर्व्स हैं, वो पूरी तरह से इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं है कि पेशेंट को हम एक्सट्यूबेट कर दें, यानी कि उसकी ट्यूब निकाल दें, वेंटिलेटर हटा दें। तो क्या करें भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा वेंटिलेटर लगा के रखें, अब तो आदत पड़ गई है। तो क्या करते हैं हम, जब धीरे धीरे वीनिंग कर रहे होते हैं ना, वीनिंग, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है कि वीनिंग हो गई है बढ़िया, लेकिन अभी इसको है ना थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की जरूरत है, सपोर्ट की। पेशेंट कॉन्शियस है, निमोनिया ठीक हो चुका है, जिसकी वजह से इंट्यूबेट हुआ था, वो प्राइमरी बीमारी भी ठीक हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि उसको एक्सट्यूबेट कर देंगे। एक्सट्यूबेट करना मतलब उसकी एंडोट्रेकियल ट्यूब को निकाल देंगे, वेंटिलेटर हटा देंगे और उसको एनआईवी का सपोर्ट दे देंगे, सपोर्ट दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि उसको अभी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की सपोर्ट की जरूरत है। उसकी जो मसल्स हैं वो काम करना तो शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन उनको पहले वाली कंडीशन में आने में, जो इंट्यूबेशन से पहले जितना काम करते थे, उतना उनको इम्प्रूवमेंट आने में टाइम लगेगा। और उस टाइम तक जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट हम कैसे दे सकते हैं, बिना वेंटिलेटर के, एनआईवी के थ्रू। यानी कि वेंटिलेटर से वीन करने में या एक्सट्यूबेशन में हेल्प के लिए हम बाईपेप का सहारा लेते हैं, ये इंडिकेशन बनता है। बड़ी मुझे आज क्लास बहुत ही बढ़िया लग रही है। बढ़िया का मतलब जब मुझे ज़्यादा समझाने का मौका मिलता है ना, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ यार मैंने बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ करी है या ऐसी चीज़ समझाई है जो शायद उन्होंने पहले नहीं समझी होगी। और वो जो देखने दिखाने वाले वीडियो तो बहुत थोड़ी देर के हैं। वीडियो में आपको फंडामेंटल वाली चीज़ें बताऊंगा, मास्क कैसा होता है, ट्यूबिंग्स कैसी होती हैं, वेंटिलेटर के मोड जब मैं बताऊंगा ना, कल मैं पहले मोड समझाऊंगा कि सीपेप क्या है, बाईपेप क्या है,
और पीप क्या होती है वो थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखा करके इस क्लास का अपन या इस टॉपिक का समापन कर देंगे। उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन पर आ जाएंगे। इंडिकेशन के साथ में कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एक एक पॉइंट और मुझे याद आ गया जो कि इम्पोर्टेंट है। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन थे ना, 4-5 कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए थे ना, उसमें एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन और है बच्चों जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अनकोऑपरेटिव था, अनरेस्पॉन्सिव था, अनकॉन्शियस था, वॉमिटिंग हो रही थी, फेशियल डिफॉर्मिटी थी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, नहीं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिकेशन था। एक जो उसमें था मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक नेगेटिव कंसेंट भी था उसमें, अनकोऑपरेटिव पेशेंट था एक्चुअली। एक और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो उसमें होता है वो होता है बच्चों हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एनआईवी के लिए, हालांकि ये रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बट दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ध्यान रखना, स्पेशली बताया है तो इम्पोर्टेंट ही होगा, अदरवाइज तो अपन इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये मेरी टिप्स पर रहते हैं, इसलिए मैं कभी लिस्ट बना के नहीं रखता। इवन मैंने नोट्स भी कभी बच्चों को बांटे नहीं है, मैंने हमेशा क्लास में ही बनवाए हैं और हमेशा मैंने ऐसे ही पढ़ाया और सबका भला इससे हो गया है, आपका भी हो जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट। इसकी पहचान कैसे करोगे हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है? जब वेजोप्रेशर या आइनोट्रॉप का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। आइनोट्रॉप्स हाई डोज पर अगर चल रही हो, हाई डोज पर आइनोट्रॉप कब चलाते हैं? जब पेशेंट का बीपी कम हो। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब ही यही है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है, उसको बहुत ज़्यादा एरिथमिया करा रहे हैं, एरिथमियाज बहुत ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर लो है। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल के वैसे मैंने 5 साइन आपको पहले बताए हुए हैं, वही हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी यहाँ पर है, पिछले लेक्चर में कौन से वाले में थे ये आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं तो आपको मिल जाएंगे, 100% बताया हुआ है। ये मैंने बताया था जब मैं ACLS BLS पढ़ा रहा था ना, शॉक वाले में, याद आ गया, शॉक वाले में मैंने आपको, सॉरी एरिथमिया वाले में, शॉक में भी बताया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे से मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो किया है एरिथमिया वाले में। जब मैंने वाइड QRS में टैकी एरिथमिया बताए थे, उसमें मैंने जब शॉक के बारे में बताया था, DC शॉक, एक तो शॉक होता है वो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, एक शॉक जो हम देते हैं, करंट जिसको दे, झटका देते हैं ना शॉक का, जो CPR के दौरान, वो वाला शॉक, उसमें मैंने बताया था कि हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल क्या होता है और हीमोडायनेमिकली स्टेबल क्या होता है। वही वाला हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल अगर पेशेंट है तो उसमें हम NIV यानी कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन को अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जिसमें बीपी की बहुत ज़्यादा दवाई हो, जैसे नॉरएड्रेनालिन होती है ना, मोस्ट कॉमन आइनोट्रॉप जो होता है ना, वो नॉरएड्रेनालिन है। तो नॉरएड्रेनालिन अगर हाई डोज पर किसी के चल रहा है, उस पेशेंट को हम अवॉइड करेंगे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो मेरे ख्याल से मेरे को तो मज़ा अभी भी आ रहा है पढ़ाने में तो, लेकिन लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा हो गया ज़्यादा, और अगला टॉपिक जो है ना वो क्योंकि फिनिश नहीं हो पाएगा, और मैं चाहता हूँ उसको वन गो में, सिंगल सिटिंग में ही अपन उसको ख़त्म करें। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के मैंने आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन बताए हैं, बेसिक चीज़ें बताई हैं कि वाई इट इज़ नॉन इन्वेसिव। हर एक लाइन पर सवाल बनता है, अगर मैं सिर्फ सवाल बना करके आपको रटाना चाहता तो इसमें कम से कम 3 घंटे की क्लास हो जाती, मगर वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर उसके बाद भी कोई नया सवाल बना के दे सकता है। तो इसका एक ही सही तरीका है, चीज़ों को समझना, डाउट्स को क्लियर करना और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज जो ऐप पर अवेलेबल है उससे कर सकते हो, और ये क्लासेस भी रेगुलर आपको ऐप पर मिल रही हैं। अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हो, क्या पता मैं डाल दूं तो आपको यूट्यूब पर भी ये मिल सकती है, लेकिन तरीका हमेशा वही रहेगा, टॉपिक को समझना, डाउट्स को क्लियर करना और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करना। हम उल्टे जा रहे हैं, क्वेश्चन को रट रहे हैं, आंसर को रट रहे हैं,
कभी बीच में एक आध का लॉजिक रेशनल देखते हैं, अदरवाइज समझने से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। एक पूरे टॉपिक को तो हम कभी समझते ही नहीं, बस क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। फिर लोग कहते हैं कि सर मैंने 5,000 क्वेश्चन निकाल दिए, मैंने इस गाइड को 5 बार निकाल दिए। ऐसे बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे मेरे पास आए थे और वो आज सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वो मैं पूछता था, बेटा जब 5 बार तूने इस गाइड को निकाल लिया है, जब तूने इतने 1,000 क्वेश्चन है और 3 दिन में तू पूरी गाइड को फिर से कर सकता है, क्योंकि सब उसको रटे हुए थे, उसके बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो उसने बोला कि सर आप बता दो। तो मैंने उसको बता दिया, क्योंकि मैंने कहा इस एग्जाम में सिर्फ रटने से पार नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एनआईवी के प्रिंसिपल को समझेंगे, सीपैप क्या होता है, बाईपैप क्या होता है, पीप क्या होता है, एनआईवी काम कैसे करता है। उसके बाद हम वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में आपको मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखा दूंगा, डिवाइसेस दिखा दूंगा, मशीन को दिखा दूंगा। तो फंडामेंटल वाला जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा सेहत का ध्यान रख लो, बीमारी अभी वायरल मौसमी बीमारी जिनको कहते हैं वो फैल रही है। कीप स्टडिंग, मिनिमाइज रट्टा, मिनिमाइज गोल्डन पॉइंट, मिनिमाइज बुलेट्स, क्योंकि आप खत्म तो कर नहीं सकते, बंद करना इजी नहीं है। आपको जैसे एडिक्शन हो जाता है ना, नशा मुक्ति में क्या करते हैं, एकदम से नशा बंद नहीं कराते, उसकी डोज को धीरे धीरे कम करते हैं। तो इसकी डोज को धीरे धीरे कम करो, वीनिंग करो इस रट्टाफिकेशन से। और आपका जो फीड देना है वो किसको देना है, समझने को, उसको आप फीड देना शुरू करो। दिमाग को अपने को पॉजिटिव फीड्स देना शुरू करो, पॉजिटिव थॉट्स की। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।